हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स नाउ। आज है 16 मार्च 2024 और आज हम डिस्कस करेंगे 16 मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर के करंट करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले आर्टिकल से। आज का फर्स्ट आर्टिकल है एसबीआई के द्वारा जो रिसेंट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू किए गए थे। रिसेंट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो डिटेल्स हैं जो एसबीआई ने पहले इशू किए थे और उनकी जो डिटेल्स है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी थी। उसके रिगार्डिंग ही जो डिटेल एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने 15 फरवरी के ऑर्डर में देने को बोला था, वो पूरी तरीके से एसबीआई के द्वारा डिस्क्लोज नहीं की गई। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से फिर से पूछा है कि एसबीआई की तरफ से जो सीरियल नंबर है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के, वो सीरियल नंबर क्यों नहीं दिए गए। टॉप कोर्ट सेंड्स एसबीआई अ नोटिस, तो इसके रिगार्डिंग एसबीआई को एक नोटिस भी भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ओवर द मिसिंग यूनिक कोड और अल्फा न्यूमेरिक कोड और सीरियल नंबर। और इस केस की सुनवाई 19 मार्च को की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था, इस आर्टिकल में जिसके बारे में बताया गया, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे जिनमें बताया गया था कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड से। तो इसकी ओरिजिनल कॉपी लेने के लिए एक पेटिशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। तो यहाँ पर ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला है, इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो जिनको पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा चंदा दिया जाता है। जो स्कीम अब पूरी तरीके से इलीगल डिक्लेयर हो चुकी है। इसमें 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के बॉन्ड इशू किए जाते थे विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट। और इसके लिए केवल एक बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी भी कुछ ब्रांचेज ही ऑथराइज थी जो ये इशू करती थी। तो इसी से सारा मामला, इसके रिगार्डिंग ही ये देखा गया है। और इसमें जो डिटेल पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स से एनकैश करवाए थे जितने पैसे, उनकी डिटेल भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी साइट पे पब्लिश करेगा एज पर सुप्रीम कोर्ट। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड से रिगार्डिंग जो न्यूज़ है, इसके साथ ही जो डोनर कंपनीज आई है, अगर उसका उसका पूरा जो एनालिसिस यहाँ पर अगले आर्टिकल में हिंदू के द्वारा दिया गया है। मैनी ऑफ टॉप इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर्स वर अंडर स्कैनर ऑफ ईडी एंड आईटी डिपार्टमेंट। तो ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा डोनेशन देने वाले कंपनियां हैं, उन पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी की तरफ से लगातार छापे मारे जा रहे थे और उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। करीब 1368 करोड़ का जो डोनेशन है वो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने दिया, और इसमें से 50% पैसा उसने ईडी सर्चेज से पहले दिया था और 50% पैसा बाद में दिया था। ये हिंदू के एनालिसिस में यहाँ पर दिखाया गया है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज 1368 करोड़ में 50% पहले दिया, 50% बाद में। इसके अलावा भी कुछ कंपनीज हैं जो बहुत बड़े लेवल पर जिन्होंने डोनेशन दिया पॉलिटिकल पार्टीज को। केवेंडर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड, एमकेजी एंटरप्राइज एंड मदनलाल लिमिटेड, इनकी तरफ से करीब 573 करोड़ का डोनेशन दिया गया। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ऑरबिंदो फार्मा, शिरडी साई, और यहाँ पर कुछ कंपनियों के नाम दिए हैं। तो पूरा ये मामला यहाँ पर निकल के आता है कि ईडी और आईटी डिपार्टमेंट के रेड के बाद ये जो डोनेशन हैं ये काफ़ी बड़े हैं, जिसको लेकर इस पर्टिकुलर स्कीम पे और ज़्यादा जो सवाल है वो उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नए इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए पिटीशन फाइल थी, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने जिसको करने से मना कर दिया है। अब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन है ये 2 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। तो इसमें एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि किस एक्ट के अंडर इनको अपॉइंट किया गया। ये एक्ट है न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, जो दिसंबर के महीने में पास किया गया। तो ये जो नया एक्ट है, इससे नए इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है। इससे पहले 2023 में अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक अपने जजमेंट में, जिस जजमेंट का नाम है
अनूप बरनवाल केस, मार्च 2023 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक फेयर और ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म स्टैब्लिश की जाए गवर्नमेंट के द्वारा, ये बोला था। और इसके तहत ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिलेक्शन पैनल जो अपॉइंट करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का, उसमें इंक्लूड किया था। लेकिन ये जो दिसंबर महीने में एक्ट पास किया, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा के पीएम अपॉइंटेड एक मिनिस्टर को लेने की बात की गई, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस एक्ट को, और इसी कंट्रोवर्शियल एक्ट के द्वारा अपॉइंटमेंट अभी किया गया। तो ये दोनों केस, इसके दोनों प्रोज एंड कॉन्स दोनों मालूम होने चाहिए। एक तो ये एक्ट है जिसके अंडर अपॉइंटमेंट हुआ है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का मार्च 2023 का जजमेंट अनूप बरनवाल केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सिलेक्शन कमेटी में सीजीआई को इंक्लूड किया गया था। अब जो सिलेक्शन कमेटी होती है, इसमें 3 मेंबर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 मेंबर फाइनलाइज किए थे, उनमें 3 मेंबर थे। पहला प्राइम मिनिस्टर, दूसरा सीजीआई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और तीसरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। ये 3 मेंबर थे। लेकिन ये जो नया एक्ट है अपॉइंटमेंट का, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा, और लीडर ऑफ अपोजिशन, ये 3 लोग लाए गए, जिसमें डोमिनेशन जो है या मेजोरिटी जो है वो गवर्नमेंट की है, और गवर्नमेंट अपने हिसाब से अब इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर सकती है, और यही किया गया। अभी ये 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करके, और 2 नए जो इलेक्शन कमिश्नर, ये तो प्रोज एंड कॉन्स हो गए, इनके दोनों पॉइंट जो मालूम होने चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है कौन से 2 अपॉइंटमेंट किए गए। ये 2 ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू, जो नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। सीएए के रिगार्डिंग भी सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन चल रही है, और उसके रिलेटेड जो केस है वो 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया है टू हेयर एक काफ़ी सारी पेटिशंस फाइल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग जो इनेक्टमेंट किया गया है रिसेंट में कंट्रोवर्शियल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और उसके रूल्स जो नोटिफाई किए हैं गवर्नमेंट ने टू फास्ट ट्रैक द जो दिस प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग सिटीजनशिप। तो इसके अगेंस्ट जो पेटिशन है उन पर सुनवाई की जाएगी। अब ये जो एक्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का एक्ट है, जिसको अब नोटिफाई किया है कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इसमें जो स्पेसिफिक प्रोविज़न है इसका, इसमें नॉन मुस्लिम माइग्रेंट जो भी 3 कंट्रीज से होंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो इनकी 3 कंट्रीज से नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स को जो सिटीजनशिप है वो 11 साल से कम करा के 6 साल में ही दी जाएगी। यानी कि इन नॉन मुस्लिम माइग्रेंट जो इन 3 कंट्रीज के होंगे, उनको सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप देने की जो टाइम पीरियड है उसको लिबरल किया गया है, उसको कम किया गया है। तो इसमें जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं, उनमें कौन कौन सा रिलीजन इंक्लूडेड है? हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसीज। तो ये जो 6 माइनॉरिटी इन 3 कंट्री, इंडिया के नेबरिंग 3 कंट्रीज में होंगे, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। इसके अलावा इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो है रिलीजियस बेसिस पे जो रिलीजियस बेसिस पे जो सिटीजनशिप प्रोविज़न करने का प्रोविज़न इसमें है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 को वॉलेट करता है। ऐसे इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर जो पेटिशन है वो फाइल की गई है। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस जो पूरा मुद्दा है, ये जो एक्ट है, इसको किस तरह से आगे इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनाई की जाती है। अब ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू या वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चमेली देवी अवार्ड प्रेजेंट किए गए 2 आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन्स को 2024 के चमेली देवी अवार्ड ये हैं, और इनमें 2 मीडिया पर्सन जिनको ये अवार्ड दिए गए हैं वो हैं जर्नलिस्ट ग्रीष्मा कुठार एंड रितिका चोपड़ा। ये दोनों जर्नलिस्ट इंडियन एक्सप्रेस से बिलोंग करते हैं, और ये चमेली देवी अवार्ड 2024 का इन्हें दिया गया। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, ग्रीष्मा कुठार एंड रितिका चोपड़ा। इंडियन रेलवे प्लान कर रहा है टू डेवलप मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब
इंडियन रेलवे ने एक मेगा रेलवे टर्मिनल डेवलप करने की प्लानिंग की है, जिसमें मल्टी मोडल कनेक्टिविटी दी जाएंगी बड़े सिटीज़ में, जिनको एस्पिरेशनल सिटीज़ बोला जा रहा है, जिनमें पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज़्यादा होगी। इन रेलवे बोर्ड ने ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इसके रिगार्डिंग जो कम्युनिकेशन है, जो एक्टिविटी प्लान है, वो सारे जोन में जीएम्स को प्रोवाइड किया है, जनरल मैनेजर्स को, ताकि जो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, इसको आगे भी एक्सटेंड किया जाए। इसमें प्राइमरीली जो पैसेंजर्स का ट्रैवल एक्सपीरियंस है, उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। जो क्लीनलीनेस है रेलवे स्टेशन की, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और इसके साथ ही जो भी रेलवे से रिलेटेड एमिनिटीज़ हैं, उनके प्रेमाइसेस में जो रेलवे के द्वारा पैसेंजर्स को दी जाती है, उन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा ये पूरा एक्टिविटी प्लान। और इसके अलावा मेंटेनेंस एक्टिविटीज़, हाउसकीपिंग एक्टिविटीज़ को रियल टाइम बेसिस पे ट्रैक करने की बात की जा रही है। तो मल्टी मोडल कनेक्टिविटी अगर बढ़ती बढ़ती है, तो रेलवे का जो यूज़ है और इसका जो लोगों के लिए जो इसका यूज़ है, वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, नेवी का पहली बार एक कंसोलिडेटेड हेडक्वार्टर बनाया गया है दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया में, और इसका नाम है नौसेना भवन। ये दिल्ली कैंटोनमेंट में इनॉग्रेट किया गया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। इट एस्टेब्लिश्ड इट्स नेवीज फर्स्ट इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर इन दिल्ली। इससे पहले नेवी अपने 13 डिफरेंट लोकेशंस में ऑपरेट करती थी, और उनके जो अलग अलग फंक्शन है, वो बटे हुए थे, अलग अलग लोकेशंस पे बटे हुए थे। अब इस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ आर्ट हेडक्वार्टर जो दिल्ली में बनाया गया है, इसको नेवी का पहला सिंगल और पहला सिंगल कंसोलिडेटेड भवन या हेडक्वार्टर माना जा रहा है। अपाचे एयरक्राफ्ट आर्मी में इंडक्ट किया जा रहा है। इसके लिए जोधपुर में आर्मी का एक यूनिट है, आर्मी एविएशन कॉर्प। जो आर्मी का जो एविएशन रिलेटेड कॉर्प है, उसमें अपाचे एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया जा रहा है। अपाचे एयरक्राफ्ट इंडिया में आर्मी भी यूज़ करती है और एयर फोर्स भी यूज़ करती है, और यहाँ पर आर्मी के द्वारा अब ये इंडक्ट किया जा रहा है। इससे पहले एयरफोर्स में ये इंडक्ट किया जा चुका है। और अगर हम अपाचे को कैटेगराइज करें, तो ये एक अटैक एयरक्राफ्ट है, अटैक हेलीकॉप्टर है, रादर अटैक हेलीकॉप्टर है। इससे पहले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी आर्मी में इंडक्ट किया जा चुका है, जो एक अटैक एयरक्राफ्ट है या अटैक हेलीकॉप्टर है। तो आर्मी में आज की डेट में 2 अटैक हेलीकॉप्टर है। पहला है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH, और दूसरा है अपाचे हेलीकॉप्टर, जिसका नाम है AH-64E। अब यहाँ पर बात आती है कि अपाचे हेलीकॉप्टर किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो इंडिया के द्वारा ये USA से इंपोर्ट किया गया है हेलीकॉप्टर, और USA में ये कंपनी है जिसके साथ इंडिया ने डील साइन की थी, वो है बोइंग। तो बोइंग के द्वारा अपाचे AH-64E का जो एग्रीमेंट है, वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ साइन किया है, और बोइंग सप्लाई करती है अपाचे एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट ऑलरेडी 22 एयरक्राफ्ट की डील एयरफोर्स के द्वारा की जा चुकी थी, और अब ये आर्मी को सप्लाई किया जाएगा और आर्मी में इंडक्ट किया जा रहा है। तो इंडिया के 2 अटैक एयरक्राफ्ट हैं, LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और अपाचे AH-63 हेलीकॉप्टर। लोकल्स एक्सपर्ट रेस कंसर्न ओवर अदानी विंड प्रोजेक्ट इन श्रीलंका। अदानी पावर के द्वारा कुछ विंड प्रोजेक्ट के रिलेटेड श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट साइन किया गया था, जो अदानी ग्रीन एनर्जी एग्जीक्यूट करेगी नॉर्थ श्रीलंका में, और ये गल्फ ऑफ मन्नार के नियर बाई एरिया में एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इससे रिलेटेड जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, वो है $442 मिलियन, और 2 विंड एनर्जी रिच साइट इन नॉर्थ श्रीलंका में इस्टेब्लिश की जाएंगी। इसको लेकर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है 250 मेगावाट का मन्नार में, और 234 मेगावाट का पुनेरियांग
एक लोकेशन है श्रीलंका में, वहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो इसको लेकर लोकल एरिया में काफ़ी कंसर्न है, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। और ये जो कंसर्न है वो माइग्रेटरी बर्ड्स को लेकर है। माइग्रेटरी बर्ड्स का एक बड़ा जो चंक है वो नदर्न श्रीलंका में देखा जाता है, और हर साल माइग्रेटरी बर्ड की जो आवाजाही है वहाँ पर होती है। और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज से विंटर के मौसम में बड़ी संख्या में माइग्रेटरी बर्ड मन्नार में आती हैं। और इसी लोकेशन पे ये जो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा, इसके तहत बड़ी बड़ी विंड मिल्स और विंड टरबाइन इस्टेब्लिश की जाएंगी। और इन टरबाइन के कारण जो फ्लाईवे है, इन माइग्रेटरी बर्ड्स के आने का जो रूट है, उनमें कहीं ना कहीं हिंड्रेंस होने की संभावना है। लोकल्स के द्वारा इसी के लिए अपोज किया जा रहा है। मन्नार इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, एन इम्पॉर्टेंट माइग्रेटरी रूट फॉर मैनी वाटर बर्ड स्पीसीज अराउंड द वर्ल्ड। और हर विंटर में थाउजेंड्स ऑफ फ्लेमिंगोज अराइव्ड एट वेटलैंड इन मन्नार एरिया। मन्नार एरिया में काफ़ी सारे वेटलैंड हैं, तो वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स आती है हर विंटर में। और ये बर्ड्स वॉचर और टूरिस्ट के लिए एक बड़ा साइट है, श्रीलंकन इकोनॉमी को भी सपोर्ट करने वाला साइट है। और स्पेसिफिकली जो लोकल लोग हैं उनके लिए ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फिनोमेना है। और रिसेंट टाइम में अगर विंड प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए डेथ ट्रैप का काम करेगा। विंड मिल के साथ अगर विंड मिल में कोई भी बर्ड फंस जाती है तो उसकी वो काफ़ी बार इस विंड मिल में फंस के मरने की उनकी कंडीशन बनती है। तो डेथ ट्रैप कहा जा रहा है इसको माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। द प्रपोज विंड फार्म इज लोकेटेड इन द बेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन सेंट्रल मन्नार आइलैंड, विच सर्व एज वाइटल स्टॉप ओवर एंड रिफ्यूलिंग साइट फॉर बर्ड्स अप्रोचिंग श्रीलंका। तो श्रीलंका आने वाली बर्ड्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट साइट है। और अगर ये विंड टरबाइन में फंस के बर्ड्स मरेंगी तो एक बड़े लेवल पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स का रूट है और फ्लाईवे है वो प्रभावित होगा। इसके साथ ही जो कोस्टल लैंडस्केप है वो भी इफेक्ट हो सकता है, मरीन बायोडाइवर्सिटी भी इफेक्ट हो सकती है। ये लोकल लोगों का कंसर्न है। नेक्स्ट आर्टिकल है, इंडिया ने टेस्ला और टेस्ला जैसी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए जो इंपोर्ट ड्यूटी है ईवीज पे या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, वो 70 से 100% से घटाकर 15% कर दिया है। तो अभी जो इलेक्ट्रिक इंपोर्ट ड्यूटी हुआ करती थी वो 70 to 100% थी ईवीज को इंपोर्ट करने के लिए, अब वो 15% है, जिसके साथ ही अब इंपोर्ट करना थोड़ा और आसान होगा। लेकिन ये जो रियायत दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, इसको लिंक किया गया है कुछ बेसिक क्राइटेरिया के साथ। और ये बेसिक क्राइटेरिया है, ये जो रिडक्शन है ईवी पे इंपोर्ट ड्यूटी 15%, ये केवल उन्हीं कंपनीज पे की जाएगी जो कम से कम $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में करेंगे। $500 मिलियन करीब 4150 करोड़, यानी 4150 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर किसी कंपनी के द्वारा इंडिया में किया जाएगा, उन्हीं के इंपोर्ट व्हीकल में जो ईवी की ड्यूटी है 15% वो की जाएगी। इंडिया में प्लांट खोले ऐसी कंपनी 3 साल के अंदर अंदर, और इसके साथ ही 25% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन भी होना चाहिए इसी पीरियड में। और ये जो लोअर ड्यूटी है ये अप्लाई होगी सीबीयूज पे। सीबीयूज मतलब कंप्लीटली बिल्ड यूनिट पे, मतलब पूरी की पूरी कंबाइंड जो कार आ रही है अगर इंपोर्ट की जा रही है तो पूरी कार पे ये ड्यूटी 15% की एप्लीकेबल होगी। और उस कार की वैल्यू या कंप्लीट यूनिट ईवी की वैल्यू $35,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये पर्टिकुलर जो प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल होगा। तो टेस्ला एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी है जो ईवीज़ मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, और इसके अलावा भी बाकी वर्ल्ड की जो बड़ी कंपनीज ईवीज़ बनाती है तो वो भी इंडिया में आ सकती है, बशर्ते वो कम से कम $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करे 3 साल के अंदर अंदर, और इसी दौरान वो 25% का डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन भी करे, यानी कि लोकल सप्लाईज को ले और अपने कंपोनेंट अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ करे, जिससे लोकल जो बिजनेसेस हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। और वो इंपोर्ट ड्यूटी केवल कम उन्हीं यूनिट्स पे की जाएगी जो कंप्लीट बिल्ट यूनिट्स होंगी, यानी पूरे फिनिश्ड प्रोडक्ट पे की जाएगी, ये रॉ मटेरियल पे नहीं एप्लीकेबल होगी। और
ईवीज़ का जो सिंगल यूनिट का प्राइस है वो $35,000 से ज़्यादा होना चाहिए, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल की जाएगी। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।